अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खुश खुर्रम होंगे और खैर आफियत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है मज़मून नवेसी यानी ऐसे राइटिंग, जिसको निबंध लेखन भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से सवाल आपके पूछे जाते हैं और कैसे सवाल आपके बनते हैं। उन सभी चीज़ों की तरफ निशानदेही करते हुए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मज़मून नवेसी का जो टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में ही शामिल है। तो इसलिए इसको दोनों ही क्लास को बड़ा ढंग से देखना है, समझने की कोशिश करनी है। चलिए, बातों का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है, तो डायरेक्टली क्लास को शुरू करेंगे। मज़मून नवेसी, जिसे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग और हिंदी में से निबंध लेखन कहा जाता है। मज़मून नवेसी, जिसे मज़मून निगारी भी कहा जाता है, उर्दू नस्र का अहम हिस्सा है, बहुत ख़ास हिस्सा है। ये जदीद नसरी इसनाफ में से शुमार की जाती है, काउंट की जाती है, गिनी जाती है। अंग्रेज़ी में मज़मून के लिए ऐसे इस्लाह राइज है, ऐसे की इस्लाह राइज है। मज़मून निगारी के लिए अंग्रेज़ी में ऐसे राइटिंग की इस्तिलाह भी राइज है। मज़मून निगारी की तारीफ़ किसे कहते हैं, देख लीजिए। किसी मज़मून से मुताल्लिक़ ख़यालात और जज्बात और तासुरात को मरबूत अंदाज में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला बखूबी समझ जाए। नहीं समझे? चलिए वापस देखिए। किसी मौजू से मुताल्लिक़, किसी विषय से मुताल्लिक़ ने संबंधित ख़यालात और जज्बात, भावनाओं को और तासुरात और प्रभावशाली ढंग से मरबूत अंदाज में, मरबूत यानी गठित प्रकार से इस तरह पेश करना, इस तरह लिखना कि पढ़ने वाला बखूबी समझ जाए कि क्या बात आप समझाना चाहते हो। किसी बात को, किसी ख्याल को, किसी विचार को इस तरह गठित अंदाज में लिखना कि पढ़ने वाला बात को समझ जाए आप उसे क्या बात समझाना चाहते हो। यही बात क्या कहलाएगी दोस्तों, मज़मून निगारी कहलाएगी। इस्तिलाह में मज़मून से मुराद वो नसरी सिन्फ है जिसमें तसलसल के साथ इस तरह इज़हार ख्याल किया जाता है कि एक मरबूत तहरीर बन जाती है, एक गठित लेख बन जाता है, या किसी मौजू को जहन में रख कर उसके मुताल्लिक़ ख़यालात को खूबसूरत और मौजू अल्फाज में तसलसल के साथ इस अंदाज में बयान करना कि कारी यानी पढ़ने वाला उसके मतलब और मकासद को बखूबी तौर पर समझ जाए तो मज़मून कहलाता है। जो बात आप तसलसल के साथ, एक निरंतरता के साथ, एक पैरेलल अंदाज में इस तरह बयान करना चाहते हैं कि आप उसे कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में ढंग से बताना चाहते हैं, और आपका ढंग से बताने का जो तरीका है इस तरह आपने ढंग से बताया कि पढ़ने वाला उस चीज़ को ढंग से समझ जाए, जो बात उसे समझाना चाहते हैं वो बात वो समझ जाए, तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे दोस्तों, मज़मून निगारी कहेंगे। उर्दू में मज़मून निगारी अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आई है। उर्दू में इसका कोई इलाका नहीं था, लेकिन इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अंग्रेज़ी ज़बान से लिया गया है। अंग्रेज़ी में बेकन, स्टील और एडिशन अहम मज़मून निगार गुजरे हैं। मज़मून निगार किसी भी मौजू पर मज़मून लिख सकता है, इसके लिए मौजू की कोई कैद नहीं है। मज़मून किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है। मज़मून में ख़यालात का तसलसल ज़रूरी है। उर्दू में मज़मून निगारी की इब्तिदा दिल्ली कॉलेज से होती है। कहाँ से होती है? दिल्ली कॉलेज से होती है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उर्दू में मज़मून निगारी की शुरुआत कहाँ से होती है? दिल्ली कॉलेज से होती है। दिल्ली कॉलेज में मास्टर रामचंद्र ने अहम मज़ामीन लिखे हैं, लेकिन ये मज़ामीन मज़मून निगारी की शर्त पर खरे नहीं उतरते थे, इसलिए इनको ज़्यादातर कहीं पे दिखाया नहीं गया, कहीं ज़्यादा शो नहीं होते हैं। उर्दू मज़मून निगारी की बाकायदा इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रुफ़क़ा यानी उनके दोस्त, उनके रुफ़क़ा से होती है। उन्होंने इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी, अखलाकी, इस्लाही, मजहबी और दीगर मौज़ूआत पर मज़मून लिखे हैं। सर सैयद और उनके रुफ़क़ा, ना सिर्फ सर सैयद ने बल्कि उनके दोस्तों ने, सभी ने मज़मून लिखे हैं। और किन पर लिखे हैं? उन्होंने इल्मी यानी शैक्षिक, अदबी, साहित्यिक, सियासी, राजनैतिक, समाजी, सामाजिक, अखलाकी, नैतिक, इस्लाही, त्रुटिपूरक और मजहबी यानी धार्मिक, दिगर यानी अन्य मौज़ूआत जमा है मौजू की, विषयों पर मज़मून लिखे हैं। ठीक है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक,
सभी तरह के जो मजमून होते हैं, सभी तरह के टॉपिक्स पर उन्होंने क्या लिखे हैं, मजमून लिखे हैं इस कौम की इस्लाह के लिए, इस कौम की इस्लाह के लिए। अलीगढ़ तहरीक के मजमून निगारों में सर सैयद शुबली, हाली, नज़ीर अहमद, मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क और चिराग अली वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। किसमें? अलीगढ़ तहरीक में। जंग आज़ादी के दौरान सियासी मसाइल पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और ज़फ़र अली ख़ान वगैरह ने मज़ामीन लिखे हैं। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या कहते हैं हिंदी में, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और बहुत अजीम शख्सियत गुजरे हैं। और इन्हीं के नाम से ब्यावर शहर में एक स्कूल भी है और इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो मजमून जिसमें किसी अदबी सिन्फ, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ पहलुओं पर रायज़नी की जाए, उसे तनक़ीदी मजमून कहते हैं। अब मजमून के भी देखो बहुत तरीके हैं। एक तो होता है प्रॉपर मजमून, मजमून है निबंध आपको लिखना है। अब मजमून के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है तनकीदी मजमून, इंशाइया भी मजमून में आता है, किसी बात को हंसी मजाक में तंज़न किसी बात को लिखा जाए, वो भी मजमून है। इंशाइया भी क्या है? मजमून है। तनकीद क्या है? ये भी मजमून है। किसी चीज़ पर रायज़नी की जाए, किसी चीज़ के बारे में अच्छा बुरा, उसकी कमियाँ, उसकी खामियाँ, उसकी खूबियाँ बयान करना, ये चीज़ भी तनकीदी मजमून कहलाती है। हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शुबली, ठीक है, मौलाना शुबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मसऊद हुसैन रिजवी, मजनू गोरखपुरी, सैयद एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद और नियाज़ फतेहपुरी वगैरह ने तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं। ये सारे तनकीदी मज़ामीन लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं, सारे तनकीदी मज़ामीन मजमून निगार हैं। मौलाना हाली ने मक़ालात हाली में, अल्लामा शुबली नौमानी ने मक़ालात शुबली में इल्मी, अदबी, तहकीकी और मजहबी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे हैं। सर सैयद ने मजमून निगारी के लिए 3 शर्तें बताई है, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सर सैयद ने मजमून की लिखने के लिए 3 शर्तें बताई है। एग्ज़ाम में 4थी शर्त और डाल के दे दी जाएगी और कहा जाएगा इनमें से कौन सी शर्त है जो सर सैयद के ज़िम्न में, या सर सैयद ने मजमून निगारी के लिए जो शर्तें बताई है उनमें से एक नहीं है। कौन सी नहीं है? तो 3 तो ही आ जाएगी, चौथी में से नहीं आ जाएगी, तो आपको तीनों ही याद रखनी है। पहली है तहरीर सादा और आसान हो। जो भी मजमून लिखा जा रहा है वो बिल्कुल उसकी लिखावट सादा हो और आसान हो, ताकि पढ़ने वाला हर इंसान उसको समझ सके। ऐसा नहीं उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो, इतना ज़्यादा मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाना चाहिए। तहरीर सादा हो, आसान हो, आम इंसान उसको पढ़ सके, ये मजमून की शर्त है। मजमून ऐसे लिखा जाना चाहिए। दूसरा है लुत्फ मजमून में ना हो, लुत्फ मजमून में हो ना कि अदा में हो। लुत्फ किस में हो? मजमून में हो। आप उसमें ऐसा टॉपिक इस्तेमाल करें, आप ऐसा मवाद इस्तेमाल करें कि उसे पढ़कर इंसान में तजस्सुस जागे, उसमें जिज्ञासाएं उसमें जागे, ना कि इस तरह लिखें कि आप बनावटी अंदाज इस तरह पेश किया जाए कि बंदा पढ़कर मजे ले। नहीं, उन बनावटी अंदाजों में नहीं, उन अल्फाजों लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि जो टॉपिक, जो मवाद आप उसको पहुँचा रहे हैं वो उस मवाद में को पढ़कर मज़ा उसे आना चाहिए। तो मजमून में लुत्फ़ आए, लुत्फ़ कहते हैं मज़े को, मजमून पढ़कर लुत्फ़ आए, मज़ा आए, उसकी अदा में नहीं, उसको लिखने के तरीके में, उसकी शैली में नहीं, बल्कि मजमून का मवाद बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और तीसरी बात, सबसे अहम बात है, बात को इस तरह सादगी के साथ पेश किया जाए कि दिल से निकली हुई बात दिल में आ जाए। मजमून क्या है? एक दिली जज्बात, कैफियत का नाम है कि इंसान अपने तासुरात, अपने कैफियत को, अपने जज्बात को आपके सामने तरसील के साथ, तसलसल के साथ क्या करता है? पेश करता है। अब मैं दिल में कोई बात सोचता हूँ, मैं कोई बात समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं ताजमहल पर निबंध लिख रहा हूँ, मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए मैं ताजमहल पर मजमून लिख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई गई है, ऐसा वैसा, उसके बारे में बड़ाई कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि इसकी दीवारें देखकर ऐसा लगता है, वैसा लगता है, इसके गुंबद व मीनार देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं कुछ उस तरह की बात बनावटी अंदाज में या बड़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे दिल के जज्बात हैं, मैं पेश कर रहा हूँ। तो पढ़ने वाला उस चीज़ को वैसे ही फील करे जैसा फील मैं करता हूँ। मैंने इस अंदाज में अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को इस लिहाज से, इस तरीके से लफ्ज़ों में पेश किया है कि पढ़ने वाला उन लफ्ज़ों को पढ़कर ऐसा लगे जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ उसे देखकर या उसके बारे में सोचकर वो चीज़ वो भी फील करने लगे, तो दिल की बात दिल में पहुँच जाए, ऐसा अंदाज़ होना चाहिए मजमून लिखने का। तो सर सैयद ने 3 शर्तें बताई है, तीनों बहुत आसान सटीक है। पहली है सादा और आसान हो,
मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना हो, आम इंसान पढ़ सके, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, लुत्फ मजमून में हो, ना कि अदा में। जो मवाद लिखा गया है वो मज़ेदार होना चाहिए, लिखने की कोई लिखने में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मजमून में जो मवाद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और तीसरा, दिल की बात दिल तक पहुँचनी चाहिए, इस तरह आपका लिखने का अंदाज में होना चाहिए। इन तीनों बातों का आप जहन नशीन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन अब बात करते हैं मजमून निगारी के हिस्से। इसके भी जुज़ हैं 3। मजमून निगारी के 3 हिस्से हैं, इब्तदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और आखिरी हिस्सा। इब्तदाई हिस्सा इसको तमहीद कहा जाता है, दरमियानी हिस्सा इसको नफ्स मजमून कहा जाता है, और आखिरी हिस्सा इसको इख्तितामिया कहा जाता है। आप इसको हिंदी में समझें। आपने हिंदी में छोटे बच्चों को मजमून लिखते देखा होगा कि गाय पर निबंध लिखो, अपने प्रिय मित्र पर निबंध लिखो, अपने प्रिय शिक्षक पर निबंध लिखो, ठीक है, किसी बिल्डिंग पर निबंध लिखो, किसी शहर की यात्रा लिखो। तो इन सब के बारे में जब बच्चा निबंध लिखता है तो क्या कहते हैं, 8 लाइन 10 लाइन का निबंध लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन जब बच्चों का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जब लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, वो 10th के ऊपर जब चले जाते हैं और 10th क्लास से निबंध आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, निबंध का थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो उसको कहा जाता है दिवाली पर निबंध लिखो। क्या लिखना है, दिवाली पर निबंध लिखो। तो क्या करता है, कुछ चीज़ें उसमें खास होती है। पहला होता है प्रस्तावना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखता है कि निबंध किस पर लिखा जा रहा है, उसके बारे में एक बहुत मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, बहुत छोटा सा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन देता है कि दिवाली के बारे में ये बातें खास हैं जो हम आगे डिटेल में जानेंगे। और बाद में बताते हैं दिवाली के लाभ, दिवाली की हानि, दिवाली पे ये, दिवाली पे वो, हेडिंग लगा लगा के कुछ चीज़ें बताते हैं। और लास्ट में क्या लिखते हैं, उपसंहार। क्या लिखते हैं, उपसंहार। उपसंहार नहीं होता, क्या होता है, उपसंहार। हिंदी भी ठीक कर लीजिएगा अपनी। क्या होता है लफ्ज़ उपसंहार, जो नाक से बोला जाता है। उपसंहार में क्या होता है कि पूरे निबंध का निष्कर्ष हमने ये चीज़ इसमें जानी है, ये चीज़ हमने इसमें जानी है। यानी प्रस्तावना और एक होता है उपसंहार, ये फिक्स होता है हर निबंध में। और बीच में लाभ हानि, मनाने के कारण, ये जो निबंध जिस पर लिखा जा रहा है वो टॉपिक, वो हेडिंग्स की होती है, बार बार चेंज होती रहती है जिस पर निबंध लिखा जा रहा है। तो यही तरीका दोस्तों उर्दू में भी है, इब्तदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और आखिरी हिस्सा। इब्तदाई हिस्से को तमहीद कहा जाता है, तमहीद को हिंदी में ही प्रस्तावना कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना से निबंध की शुरुआत की जाती है, मजमून की शुरुआत की जाती है। फिर है दरमियानी हिस्सा, नफ्स मजमून। नफ्स मजमून उस चीज़ के लिए जिस चीज़ पर हम निबंध लिख रहे हैं, जिस चीज़ पर मजमून हम लिख रहे हैं, वो सारी बातें उसके अंदर आ जाएंगी, हेडिंग बाई हेडिंग या एक पैराग्राफ के हिसाब से, जैसा भी आपको मुनासिब लगे। और आखिर में है, आखिरी हिस्सा होता है इख्तितामी हिस्सा, जिसे हम इख्तिताम को कहेंगे उपसंहार। क्या कहेंगे, उपसंहार। इसके अंदर पूरा निष्कर्ष बताया जाएगा कि हमने किस चीज़ पर क्या चीज़ हमने पढ़ी है, और पूरा इसका मेन निचोड़ का क्या है कि हमने इस निबंध में क्या चीज़ जानी है, क्या चीज़ समझी है, उसका पूरा निचोड़, एक संक्षेप में उसका विवरण, वो कहलाए उपसंहार। 3 स्टेप उसमें भी होते हैं। 3 स्टेप यही है, आपको याद रखना है। पहला होता है तमहीद, दूसरा नफ्स मजमून और तीसरा इख्तितामिया। हिंदी में होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है मूल लेख और तीसरा होता है उपसंहार। याद रह जाएगा। चलिए, तो पहले हम पढ़ते हैं तमहीद के बारे में। तमहीद क्या चीज़ है, बस हम वर्बली बता चुका हूँ, पर फिर पढ़ लीजिए, आपके काम आएगा। तमहीद मजमून का इब्तदाई हिस्सा, मजमून का इब्तदाई हिस्सा तमहीद कहलाता है। तमहीद का आगाज़ यानी प्रारंभ दिलचस्प और ज़ोरदार जुमलों के साथ होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला इब्तदा से मजमून की तरफ मुतवज्जो हो सके, केंद्रीकृत हो सके। ये मजमून की कामयाबी की दलील है। मजमून की शुरुआत दिलकश और पुरलुत्फ होनी चाहिए, ताकि कारी मजमून के पढ़ने की तरफ माइल हो। मजमून में दिलचस्पी का खास ख्याल रखा जाए, चूँकि अगर तमहीद लाजवाब होगी तो पढ़ने वाला भी पढ़ने का ख्वाहिशमंद रहेगा। आगे क्या है, लेकिन याद रहे, तमहीद रहेगा कि आगे क्या है, लेकिन याद रहे कि तमहीद ज़्यादा तवील नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है दोस्तों तमहीद। तमहीद के अंदर जो जुमले लिखे जाएंगे, जो बात पेश की जाएगी, वो इतनी ज़्यादा पुरअसर होगी, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होगी, इतनी ज़्यादा तासुरात वाली होगी कि पढ़ने वाला जो 2-3 लाइन पढ़ेगा प्रस्तावना की कि भाई किसका मजमून देख लिया जाए, वो 2-3 लाइन पढ़ते ही क्या दिमाग बैठ जा रहा है, यार शानदार चीज़ है, मुझे पूरी पढ़नी चाहिए, अब आगे क्या है पूरा पढ़ूंगा, वो ताकि पूरा चीज़ को पढ़े। और 2-3 लाइन अगर बोरिंग टाइप की होगी तो उसको लगा बोरिंग टाइप की चीज़ है, बोरिंग चीज़ें क्या पढ़ना, उसको दिमाग ही नहीं लगा, पढ़ेगा ही नहीं। पढ़ेगा तब जब प्रस्तावना की लाइनें, वो तमहीद की लाइनों को पढ़ेगा और पूरा दिमाग उसका उस तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है मुझे पूरा पढ़ना चाहिए, बहुत खास बहुत अहम मजमून लग रहा है तो मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। तो क्या करेगा, वो शुरू की लाइनों को बड़ गौर से पढ़ेगा। तो कोशिश की जानी चाहिए प्रस्तावना की जो लाइनें हैं, तमहीद की जो लाइनें हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरअसर अंदाज में तमहीद को पेश करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि तमहीद को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। बड़ा चढ़ा मतलब है कि तमहीद की लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट 3-4 लाइनों में बात खत्म हो जानी चाहिए ताकि बंदा केंद्रित हो जाए। अब तमहीद इतनी लंबी चौड़ी होगी, तमहीद इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी होगी तो आगे मजमून क्यों पढ़ेगा,
वो क्या इतनी लंबी तमहीद है, पता नहीं आगे क्या चीज़ होगी, बहुत बोरिंग चीज़ होगी। अब दूसरा नंबर आता है दोस्तों नफ्स मजमून का। ये मजमून का दरमियानी हिस्सा होता है। इस हिस्से में मजमून निगार मौजू से मुताल्लिक अपने ख्यालात को तहरीर करता है यानी लिखता है। ये मजमून का सबसे तवील हिस्सा होता है, इसलिए इसको पैराग्राफों में तकसीम करके लिखना चाहिए। ये मजमून का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो तरीका ये है कि जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे पार्ट वाइज लिख रहे हैं उन पार्ट्स को आप पैराग्राफ वाइज लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि पढ़ने वालों को क्या और दुश्वारी ना हो। नफ्स मजमून में मौजू से हटकर कोई बात नहीं की जाती है, बल्कि सिर्फ मकसद आला, मकसद असली यानी मजमून के मुकम्मल मवाद को मुख्तसरन भी और मुफस्सलन भी बयान किया जा सकता है। आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो तफसील से भी लिख सकते हैं। मजमून दोनों ही लिहाज से लिखे जाते हैं। और तरीका तो क्या है, हेडिंग बाय हेडिंग स्कूल में लिखना सिखाते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग, ताकि पूरा मजमून पढ़ना ही नहीं पड़े, बच्चे को नंबर आसानी से मिल जाए। कि भाई दिवाली पढ़ने में लिखना है तो प्रस्तावना, दिवाली मनाने के कारण, दिवाली से लाभ, दिवाली से हानि, फला हेडिंग लगी 4-5, लाभ उपसनार लिख दिया। वो टीचर क्या करते हैं, हेडिंग पढ़ लें तो बच्चे को राइटर मार के 10 में से 8, 10 में 6 नंबर देकर फ्री कर देते हैं। तो तरीका तो यही होना चाहिए। आखिरी चीज़ इख्तितामिया यानी उपसहार, ये मजमून का आखिरी हिस्सा होता है। इसको खात्मा भी कहा जाता है। इसमें मजमून निगार बात पुर असर अंदाज में पेश करता है। मजमून निगार इस हिस्से में मौजू का मफहूम लिखता है ताकि जुमला मजमून का मकसद आखिरी कलिमात से मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। लेकिन मजमून निगार मफहूम को बयान करने में इख्तिसार से काम लेता है। इख्तिसार संक्षिप्तीकरण मजमून की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इसी पर हिस्से होता है। इन्हिसार आधारित इसी हिस्से पर होता है। यानी मजमून पूरा पढ़ लिया उसने, पहले उन्हें प्रस्तावना पढ़ी, इसको पता लगा यार मस्त चीज़ है, पूरा पढ़ना चाहिए, वो पूरा पढ़ेगा। पूरा पढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, इख्तिताम उपसहार पर जाएगा। अब उपसहार में वो ये चीज़ बताएगा कि मैंने मजमून लिखा क्यों है, ये मजमून से मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूँ, क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या आप उस चीज़ तक पहुँचे हैं, मैंने इस चीज़ को फील करा है और सारी फीलिंग्स को मैंने इसके अंदर जाहिर किया आपके सामने। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपसे ये बात फील की है, मैंने अपने ये ख्यालात आपके सामने शेयर किए हैं, क्या आप उस तरह फील कर पाए कि नहीं। अगर वो उस तरह फील कर पाया है मतलब आपका मजमून क्या है, मुकम्मल है, आपने मजमून का अच्छे ढंग से लिखा है। और अगर वो चीज़ को फील नहीं कर पाता है, वो वैसे नहीं समझ पाता है, जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं समझ पाता है, इसका मतलब आपके मजमून निगारी में कोई ना कोई क्या है, कमज़ोरी है, आपको उसे दुरुस्त करना चाहिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा है, मजमून के कितने हिस्से होते हैं, 3 होते हैं। इब्तिदाई यानी तमहीदी, दूसरा होता है नफ्स मजमून और तीसरा होता है इख्तिताम। अब बात करते हैं इसके अलावा मजमून के प्रकार। मजमून होते कितने तरह तरह के, ये तो मजमून का पैटर्न था 3 टुकड़ों में। अब बात करते हैं मजमून होते कौन कौन से, उनसे को आरम्भ पढ़ेंगे डिटेल से। मौजू के एतबार से मजमून की मुख्तलिफ अक़साम होती है, मसलन इल्मी, अदबी, समाजी, अखलाकी, माशरती और मजहबी, मालूमाती वगैरह। ऐसा नहीं है जो 4-5 लिखे तो यही हैं, इसके अलावा भी हज़ारों तरह के, सैकड़ों तरह के मजमून लिखे जाते हैं। सबके अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उन्वान होते हैं। ये बस कुछ खास टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इस पर लिखा जाता है। इल्मी शैक्षिक निबंध लिखे जाते हैं, अदबी साहित्यिक निबंध लिखे जाते हैं, समाजी सामाजिक निबंध लिखे जाते हैं, अखलाकी नैतिक निबंध लिखे जाते हैं, मुआशरती आर्थिक निबंध लिखे जाते हैं, सामाजिक लिखे जाते हैं, मजहबी धार्मिक और मालूमाती ज्ञान से संबंधी निबंध मजमून लिखे जाते हैं। अब मजमून निगारी की अक़साम ख़ास तौर पर कौन कौन सी है। बुनियादी तौर पर उर्दू अदब में मज़ामिन के 3 अक़साम हैं। मेन लेवल पर 3 हिस्सों में इसको बांटा जाता है। इन तीनों में सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। ये इल्मी, अदबी, अखलाकी, माशरती, मालूमाती, ये सभी चीज़ तीनों के अंदर सेट हो जाती है कहीं ना कहीं जाकर। तो बुनियादी से 3 है, बयानिया मजमून, हिकाइया मजमून और फ़िक्री मजमून। बयानिया मजमून, जब किसी चीज़ के बारे में हम कुछ बयान करना चाहते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो होता है बयानिया मजमून। हिकाया मजमून, हिकायत से, जिस मजमून के तहत हम कुछ बात लिख कर किसी को हिकायत करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, कुछ नसीहत करना चाहते हैं, तो वो हिकाया मजमून कहलाते हैं। फ़िक्री मजमून, किसी बात पर सोच विचार कर जो चीज़ लिखी जाती है वो फ़िक्री मजमून कहलाती है कि मैंने इस बात पर यह सोच विचार किया है और आपको भी इस चीज़ पर गौर फिक्र करना चाहिए। ऐसे मजमून फ़िक्री मजमून कहलाते हैं। हम पढ़ते हैं डिटेल्स इन सब के बारे में। बयानिया मजमून, ये मजमून की वो किस्म है जिसमें किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास इमारत या किसी ख़ास शय का जिक्र किया जाए। मसलन सर सैयद अहमद ख़ान, गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद, ताजमहल, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह वगैरह। अगर कहा जाए कि भाई कंप्यूटर पर निबंध लिखिए, कंप्यूटर मजमून लिखिए, ताजमहल पर मजमून लिखिए, गांधी जी पर मजमून लिखिए, तो क्या होगा उन चीज़ों के बारे में आप जो चीज़ बयान कर रहे हैं कि गांधी जी चश्मा लगाते थे, हाथ में छड़ी रखते थे, गांधी जी धोती पहनते थे,
उन्होंने देश को आज़ाद कराया था, इन सब बातों को पेश करेंगे। ताजमहल में 4 मीनार हैं, 4 बड़े मीनार हैं, एक बड़ा गुंबद है, बीच में बड़ा सा गेट है, अंदर 2 मकबरे हैं, 2 मज़ार हैं, ठीक है। उनमें ताजमहल में शाहजहां मदफून है, उनकी बेगम मदफून है। इस तरह की जो बातें सिर्फ बयान कर रहे हैं आप, उससे कोई मकसद नहीं है आपका। अगर मान लो ताजमहल के 5 की जगह 6 मीनार होते तो उससे कुछ हासिल कुछ नहीं होना था। एक बस आपने बयान किया है, किसी चीज़ को देखा और आपने उसको बयान किया है, तो ये क्या कहलाएंगे? सारे बयानिया मजमून कहलाएंगे। इनसे समझाने करने का कोई मकसद नहीं है। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इंसान पर, किसी ख़ास चीज़ पर, जगह पर जो बातें बयान की जाती हैं वो बयानिया मजमून के झेल में आती हैं। समझ गए बात? अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है हिकाया मजमून। हिकाया मजमून, हिकाया हिकायत से बना है, इसे अखलाकी और हिकायती मजमून भी कहा जाता है। ऐसा मजमून जिसमें किसी वाक़े, हिकायत, कहानी, हवाई सफ़र की याद, दिलचस्प तफरी या वाक़यात को पेश किया जाए। मसलन रेलगाड़ी का सफ़र, कॉलेज का पहला दिन, क्रिकेट मैच, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, मेरा पसंदीदा खेल, दिल्ली का सफ़र, बाग की सैर व तफरी वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? हिकाया मजमून है। अब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इन सब से हिकायत क्या है? आता है बच्चों को किसी मेले की सैर बताओ, किसी गाड़ी का सफ़र बताओ, यौम आज़ादी पर लिखो, 15 अगस्त पर लिखो, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखो। ये सब हिकाया मजमून है। अब हिकाया कैसे हुए? मान लीजिए आपने उस जगह को, उस सैर को, उस वाक़े को, उस घटनाक्रम को आपने जब लिखा है, आपने उस टाइम क्या चीज़ फील करी है और अगला वाला उस चीज़ से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान उठा सकता है। मान लीजिए मैंने एक ट्रेन का सफ़र लिखा, मैंने दिल्ली का सफ़र लिखा, मैंने क्या लिख दिया? दिल्ली का सफ़र लिखा कि मैं दिल्ली का सफ़र किया था और पूरे सफ़र के बारे में मैंने क्या कर दिया? मजमून लिख दिया। अब बताओ तुम्हें इससे क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा है कि जब मैं मजमून लिखूंगा दिल्ली का सफ़र, तो मैं लिखूंगा कि भाई मैं एक ट्रेन से उतरा था, फलां स्टेशन रुका था, सामने दिल्ली गेट था, दिल्ली गेट बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था, पर वहाँ पे एक बंदे ने मेरी जेब काट ली थी, फिर लिखूंगा मैं आगे गया, मैं दर भटका, पड़ोस में ATM था, वहाँ से गया, फिर मैं जामा मस्जिद गया। तो यानी कि जब मैं उन चीज़ों के बारे में बयान करूँगा, इसमें हिकायत क्या होगी? जब नेक्स्ट बंदा उसे पढ़ेगा, पढ़ने वाला उसे जब पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा, अच्छा दिल्ली में कुतुब मीनार भी है, इसने देखा मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार है। मन से तो लिखना नहीं, कुतुब मीनार का है दिल्ली में, आगरा में तो नहीं है। फिर कहेगा मैंने लाल किला देखा, मैंने ये देखा, वो देखा। तो जो चीज़ें बारे में उन्होंने देखी, इसको एक क्या हो जाएगा? एक हिकायत मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ वहाँ पर ये चीज़ें सब हैं, ताकि मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकूँ। भविष्य में मेरा कब दिल्ली जाना हो या मेरा दिल्ली जाने का मन हो तो उन चीज़ों को मैं ध्यान रख पाऊँगा। फिर मैं कहूँगा फलां जगह मेरी जेब काट ली, तो पता लगेगा अच्छा दिल्ली के आसपास जो दिल्ली गेट है वहाँ पर जेब काट ली जाती है, वहाँ पर उठाई रेट लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ में इस तरह के हादसे होते हैं, तो मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं जब जाऊँगा तो मैं एहतियात रखूँगा कि हाँ भाई मुझे भी अपनी जेब को संभाल कर रखना है। हालांकि ज़रूरी नहीं दिल्ली गेट पर ही होता है, दुनिया में जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं तो जेब कतरे बहुत जगह, हर जगह होते हैं। आप भी पूरे सावधान रहिएगा, मेरे साथ ऐसा केस 1-2 बार हो रखे हैं। तो जहाँ पर आपको कुछ फील हो, कुछ नसीहत देनी हो, वो हिकाया मजमून कहलाते हैं। तीसरा है फ़िक्री मजमून, फ़िक्री मज़ामीन। मज़ामीन जमा है मजमून की। वो मज़ामीन जिनकी बुनियाद अफ़कार और ख़यालात और सोच विचार पर होती है। मसलन मुल्क में पैदा हुए बेरोज़गारी के मसाइल, बेरोज़गारी का मसला, तालीम निस्वां की अहमियत, तालीम निस्वां औरतों की, महिलाओं की तालीम, आलमी अमन, सिगरेट नोशी, कैंसर एक महलिक बीमारी, वक्त की अहमियत, तहज़ीब व तमद्दुन, कौमी यकजहती, अगर मैं सदर जमहूरिया होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। ये सब बातें क्या है? ये सब विचार विमर्श वाली बातें हैं कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आपने पे क्या लिखा, मजमून लिखा है कि देखिए बेरोज़गारी इसलिए बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी की वजह ये है, इस तरीके से बेरोज़गारी को कम किया जा सकता है, ये बेरोज़गारी बढ़ने के मसले हैं। तो लोग उनको देखकर फिक्र करेंगे, विचार करेंगे, सोच विचार करके लिखेगी बातें, क्या कहलाएंगे? फ़िक्री मज़ामीन कहलाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद लोग भी उस पर क्या करें? सोच विचार करें। लोग क्या करें? सोच विचार करें। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो वैसा करता। तो जो लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाला सही में कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे अंदाज़ा होगा कि यार ये बंदा बोल रहा था, ऐसा ऐसा करता, हो सकता है ये चीज़ में से कोई एक बात ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लायक हो, उस बात पर अमल किया जाए तो हो सकता है लाइफ बेहतर हो। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी? फ़िक्री मज़मून कहलाएगी, जिन पर आप किसी बात पर गौर फिक्र करते हैं। ये थे 3 बुनियादी तौर पर ख़ास, जिसमें सारे शामिल हो जाते हैं, पर कुछ और भी हैं। वैसे ना मजमून की सैकड़ों किस्में हैं, सैकड़ों अक़साम है, लेकिन कुछ खास हैं जो आपके सिलेबस में दी गई, आप उनको खास उसको देख लीजिए। इनके अलावा मजमून की कुछ अहम अक़साम और भी हैं। एक है इस्तदलाली मजमून। क्या है? इस्तदलाली। इस्तदलाल बना है दलील से, दलील का मतलब होता है तर्क,
दलील मतलब होता है तर्क, इस्तदलाली तर्क वितर्क। तार्किक मजमून, मजमून की वो किस्म जिसमें दलाइल और सबूत पेश किए जाएं उसे इस्तदलाली मजमून कहते हैं। दूसरा है मुबाहसी मजमून, जिस पर बहस की जाए, जिस पर क्या की जाए, बहस की जाए। मजमून की वो किस्म जिसमें बहस और मुबाहिसा किया गया हो, तर्क वितर्क किया गया हो, उसे मुबाहसी मजमून कहते हैं। बाज़ हजरात ने इंशाई निगारी और मुकालमा नवीस को भी उर्दू मजमून की अहम किस्म बताया है। इंशाई निगारी भी मजमून ही है, इसमें किसी बात पर तंज किया जाता है और मजाकतन बात को पेश किया जाता है कि पढ़ते पढ़ते हंसी भी आए और कहीं ना कहीं पता लगे उन चीज़ों पर ताना किया गया है। मजमून निगारी या मजमून नवीसी के अहम उसूल इसके उसूल हैं, क्योंकि मजमून के लिए तो कुछ टॉपिक हैं, ख़ास हैं। ख़त तो शौक़ से लिखा जाता है और मजमून के कुछ बद्दे टिके तो नहीं, पर कुछ खास खास उसूल है, कुछ सिद्धांत है इसके जिन पर मजमून लिखा जाता है, उनको एक बार देख लेते हैं। मौजू के इंतखाब का उसूल, मौजू विषय, टॉपिक, इंतखाब चुनना कि हम किस टॉपिक को चुन रहे हैं मजमून लिखने के लिए, जिसका पहला सिद्धांत है। मजमून निगार को चाहिए कि सबसे पहले एक मौजू तलाश करे, फिर उसका खाका जहन में बनाए। मसलन इब्तिदा कैसे होनी चाहिए, दरमियान में क्या पेश किया जाए और ख़ात्मा कैसे हो। यानी अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ एक रेल का सफ़र में लिख रहा हूँ, तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि मैं किस तरह से बात को पेश करूँगा, क्यों लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे, कैसे लोग आकर्षित होंगे उसको पढ़ने के लिए और लोग उससे क्या नसीहत हासिल करेंगे, कहाँ पर मुझे ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें मैं ढंग से लिखूँगा तो पता लगेगा हमें मजमून मैंने कौन सा टॉपिक चुना है। ये सब बातें टॉपिक चुनते वक्त याद होनी चाहिए मजमून लिखने वाले को। मैं लिखूँगा और मैं आगरा के स्टेशन पर उतर गया, अरे मैं चढ़ा कब था, मैं कहाँ से चढ़ा था, मैं किस स्टेशन से बैठा था, मैं आगरा स्टेशन उतर गया, उसके बाद मैं वापस घर आ गया और मैंने आगरा में ये देखा था। अरे भाई तो सीरियल वाइज बताओ, मैं जोधपुर स्टेशन पे बैठा था, फिर मैंने रेल का सफ़र किया था, रेल में ये इतना किराया लगा था, इतनी परेशानी आई थी, ये तकलीफ़ आई थी, मुझे इस जगह अच्छा भी लगा था, खुशी हुई थी, फिर मैं इतनी बजे वहाँ पर उतरा था, फिर वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी, वहाँ पर मैं इतनी बजे वापस बैठा, फिर मैं आया। तो तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप। लिखने से पहले सब बातें उसको जहन नशीन याद में होनी, ध्यान में होनी ज़रूरी है। मौजू से मुतालिक मालूमात, जिस विषय पर मैं लिखने जा रहा हूँ उसकी मुझे मालूमात होना ज़रूरी है। यानी ये भी एक सिद्धांत ये है कि जिस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं पेन पकड़ के बैठ कर लिखते लिखते अटक गए, नहीं यार अब क्या आएगा, तो मन से आड़ी टेढ़ी चीज़ें लिखने लगे, नहीं, बल्कि आपको उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा और बेहतर मजमून लिख पाएंगे। मजमून निगार को चाहिए कि मजमून लिखने से पहले ही मजमून से मुताल्लिक मालूमात को यकजा कर ले, इकट्ठा कर ले। अदम मालूमात की बिना पर, अदम कहते हैं गैर मौजूद, अदम यानी नहीं, अदम का मतलब होता है नहीं। अदम मालूमात की बिना पर किसी मजमून पर कलम ना उठाएं जिसकी मालूमात आपको कमज़ोर हो, जिसकी मालूमात पूरी ना हो, उसके बारे में कभी मजमून नहीं लिखना चाहिए। एक है दिलचस्प आगाज़। मजमून का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले की तवज्जो जमी रहे। ख्याल में रब्त कहते हैं जुड़ाव, तसलसल। जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होती है ना, कनेक्ट होती रहे, आगे से आगे बातों को बयान करना, उनमें एक जोड़ पैदा करना, ख्याल में रब्त कहलाएगा। यानी मजमून में जिन ख्यालात को पेश किया जाए उनमें आपस में रब्त होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। आसान और पुरअसर ज़बान, मजमून निगार को चाहिए कि अपने ख्यालात और जज्बात को पुरअसर और आसान ज़बान में पेश करे। प्रभावशाली और पुरअसर यानी प्रभावी, अपने ख्यालात को, अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को, अपने सोच विचार को पुरअसर, प्रभावशाली और सादा और सरल ज़बान में लिखे ताकि हर बंदा उसे आसानी से पढ़ सके और आसानी से समझ सके। दिलकश उस्लूब, उस्लूब कहते हैं ढंग, उस्लूब कहते हैं ढंग, दिलकश बिल्कुल दिल में समा जाए ऐसा, दिल को पसंद आ जाए ऐसा। मजमून निगार का तर्ज और उस्लूब भी दिलकश होना चाहिए, इसे मजमून की रूह कहा जाता है। मजमून की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इसी पर होता है, इन्हिसार आधारित। अगर मजमून आधारित है तो किस पर है, दिलकश उस्लूब पर है कि कितना खुशी के साथ, कितना दिलजोई के साथ, कितना ध्यान के साथ, कितना तरीके से मजमून को लिखा गया है ताकि बंदे की यकजोई, पूरा दिल जमा रहे, जब तक पढ़ता रहे पूरा ध्यान उसका उसी पर कहाँ रहे, फिक्स रहे। यही चीज़ उसकी कामयाबी पर क्या होती है, आधारित होती है। इनके अलावा कुछ अहम निकात भी हैं जिन पर एक मजमून निगार को गौर करना चाहिए। कुछ खास बातें, कुछ मुख्य बिंदु और होने। निकात जमा है नुक्ते की, नुक्ता नहीं होता बिंदु, नुक्ता नहीं होता बिंदु, डॉट इंग्लिश में कहते हैं डॉट, तो नुक्ता यानी बिंदु, निकात उसकी जमा है, निकात उसकी जमा है नुक्ते की। अहम निकात, मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य बिंदु भी हैं जिसको आपको देखना क्या है, ज़रूरी है। तहरीर में मुश्किल अल्फाज, गैर ज़रूरी तरकीबात से हत्ता अल मुमकिन परहेज़ करना चाहिए।
ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो पढ़ने में काफ़ी दुश्वारी पैदा करें और इंसान को समझ में ना आए और समझने में ज़ोर डालना पड़े। मजमून सादा सरल होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते इंसान सारी बातें समझ जाए, उन चीज़ों को फील कर पाए और कहीं ना कहीं अपने आप को अटैच कर सके। मजमून में किसी हुकूमत, सोसाइटी या अवाम व ख़वास में किसी की तज़हीक और मजम्मत नहीं होनी चाहिए। आप मजमून लिखते वक्त इस तरह का बात कभी ना करें कि आप किसी पब्लिक की, किसी इंसान की, किसी सोसाइटी की, किसी जगह की, किसी संघ की कभी बुराई करें। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कभी नहीं करनी चाहिए। मजमून में आप चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी की बुराई, किसी की मजम्मत करना उसमें बेहतर नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि मजमून एक ग्रोह तो उसको पसंद करेगा जबकि दूसरा ग्रोह चीज़ को पसंद नहीं करेगा। आप जो चीज़ लिखें इतनी सादा और सरल हो कि हर इंसान उसे क्या करे, पसंद करे। मजमून की खुशखती और इमला नवीसी पर ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए और अल्फाज और जुमलों की सेहत पर भी, ताकि मुख्तसर मजमून से भी मुफस्सल बात समझ में आ सके। मुख्तसर, संक्षिप्त, छोटी, मुफस्सिल बहुत बड़ी तफसील के साथ मजमून लिखा जाए तो एकदम साफ़ सुथरे अल्फाजों में लिखा जाए, हैंड राइटिंग बहुत साफ़ हो जो आप लिखते हो। तो अब तो चलो कंप्यूटर का ज़माना है और आप मेरे पीछे स्लाइड देख पा रहे हैं। अगर ये नॉर्मल वाइट पेपर पर होती है तो आपको कैसा लगता है? इसको मैंने अच्छे डिज़ाइन किया, लोगों को सब लगा, लोगों के लोगो लगाना तो मेरी मजबूरी हो गई थी बाद में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि मेरे अलावा मेरे यूट्यूब पर आने के बाद करीब 8-10 चैनल ऐसे हैं जो हूबहू मेरे चैनल के स्क्रीनशॉट यूँ कहीं लेते हैं और मेरे चैनल को ड्रैग करके, नाम पर ड्रैग करके यूँ कहीं लगा लेते हैं। तो मजबूरी में जाकर फिर मुझे लोगों को सब लगाने पड़े ताकि कोई ऐसे कॉपी ना करे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। और लोग आपका सामान जब चोरी कर करके लगाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। पहले 1-2 थे तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखते देखते 7-8 चैनल हो गए जिन्होंने मेरा कंटेंट हूबहू कॉपी किया है, एज इट इज़ लैंग्वेज कॉपी की और वैसी की वैसी क्या कर दी, उसमें छाप दी। बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी। तो हम क्या करेंगे, मजमून क्या हो, खुशखत हो, साफ़ सुथरा हो, इमला नवीसी, शब्दों का भी ध्यान रखा जाए कि आप कौन से लफ्ज़ लिख रहे हैं, कौन से अल्फाज लिख रहे हैं, उनमें गलती ना हो। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और इतना शॉर्ट एंड स्वीट लिखना चाहिए कि शॉर्ट बात में कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बात आपको क्या कर सके, बयान कर सके, पढ़ने वाला बड़ी से बड़ी बात भी आसानी से समझ सके। मजमून को लिखने के बाद उसको दोहराना चाहिए ताकि अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसको दुरुस्त किया जाए। ये इसका सिद्धांत है। मजमून की तमहीद दिलकश और दिलचस्प होनी चाहिए। मजमून को मुख्तलिफ पैराग्राफों में मुनक़्सम करके लिखना चाहिए ताकि मजमून का हुस्न व जमाल बाकी रहे। ये बात मैं आपको शुरू बता चुका हूँ। मजमून जब लिखा जाए, आपने प्रस्तावना लिखी है, उपसंहार लिखा है, बीच में हेडिंग लगा लिखा है, आपने तमहीद लिखी है, उसका अख्ताम लिखा है, तो बीच की बातों को क्या है, ज़रूरी है कि हेडिंग बाई हेडिंग लिखें ताकि बंदा उस चीज़ को रिलेट कर सके। और हेडिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ के अंदर लिखें ताकि बंदा ध्यान रखे कि इस पैराग्राफ में ये बात थी, इस पैराग्राफ में ये बात थी, तो पढ़ने में दिलकशी और खूबसूरती नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ मजमून से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जब आपके जहन में होगा और इससे बाहर आपके कोई सवाल आने वाला नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इसके बाद भी कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कर सकें, ध्यान दे सकें और आपकी उन क्यूरीज को दूर किया जा सके। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।